मेरे पापा ने मेरा रिश्ता एक 16 साल के लड़के से दौलत के लालच में तय कर दिया। कहने लगे शादी के बाद सारी जायदाद अपने नाम करवा कर तलाक ले लेना। मैं भी लालच में आ गई और मान गई और मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई। शादी की रात जब वो कमरे में आया तो मैंने उसे अलग सोने के लिए कह दिया, क्योंकि मेरी नजर में वो बच्चा ही था। लेकिन मैं जिसे बच्चा समझ रही थी उसने तो मेरे साथ पूरी रात। हार्दिक मेरे पापा के दोस्त का बेटा था जिसकी उम्र उस समय 12 साल थी जब वो हमारे घर रहने आया था। हार्दिक के मम्मी पापा की हादसाती मौत के बाद मेरे पापा उसे गांव से शहर हमेशा के लिए अपने घर ले आए। हार्दिक का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मेरे पापा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि वह हार्दिक को अपने पास ले आते। हार्दिक के पापा में और मेरे पापा में भाइयों जैसी मोहब्बत थी। दोनों आपस में सगे भाइयों की तरह ही रहते थे। मेरी उम्र उस समय 17 साल थी जब हार्दिक हमारे घर आया। उस वक्त वो रो रहा था। उसके लिए उसके माँ बाप के बिछड़ने का सदमा बहुत बड़ा था। उसने अपने माँ बाप को खोया था। मैं उसे छोटे भाई की तरह समझती थी, इसलिए उसके इस गम के मौके पर उसे गले लगाकर तसल्ली देने लगती। उसके आंसू पोंछती उसे कहती कि तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझ लिया करना। जब वो अपनी माँ को याद करके सिसकियां भर भर के मम्मी मम्मी पुकारता तो मेरा और मेरी माँ का दिल फट जाता। मेरी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह धीरे धीरे मुझसे बहुत ज्यादा अटैच होने लगा। घंटों मुझसे अपनी माँ की बातें करता, अपने पापा की बातें करता। हार्दिक के पापा ने सारी जायदाद उसके नाम पर कर रखी थी, इसलिए जमीन के पैसे उसके पास आते रहते थे और वह पैसे इतने होते थे कि उसके खर्चों के साथ साथ हमारे खर्च भी उन्हीं पैसों से पूरे होने लगे थे। मेरे पापा का कारोबार बहुत छोटा सा था, हम मुश्किल से ही अपनी जरूरत को पूरा कर पाते थे। लेकिन अब तो हमारे घर में हर ऐशो आराम होने लगा था, क्योंकि अब हार्दिक का सारा पैसा मेरे पापा के पास आने लगा था। हार्दिक अक्सर शाम को मुझे कहता कि मैं उसके साथ आंख मिचोली खेला करूं, कंचे खेला करूं। मैं भी उसका जी बहलाने के लिए उसके साथ कंचे खेलने लगती। वो मुझसे ही पढ़ने लगा था। मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी, मुझे तो जैसे एक छोटा भाई मिल गया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि सगा भाई ही अपना भाई होता है। मुंह बोले भाई भाई नहीं बन जाते। मैं उस समय बीए की पहली साल में थी। कॉलेज कभी कभी ही जाती थी, घर पर ही पढ़ लिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी मेरी माँ ने मेरे ऊपर डाल रखी थी, इसलिए स्कूल से आते ही वह सीधा किचन में चला आता। मैं उस वक्त उसके लिए रोटी बना रही होती, वह आते ही मेरे गले में बाहें डाल देता और कहता, कंचन जी आज क्या बनाया है आपने मेरे लिए? वो बड़े लाड से पूछता। मैं उसे कहती, पहले अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ, तुम तो सीधे किचन में चले आते हो। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखते हुए कहने लगता, इसलिए कि स्कूल से आने के बाद मुझे सबसे पहले आपको देखने की ख्वाहिश होती है। जितना समय स्कूल में रहता हूँ मेरा दिल आपको देखने के लिए बेचैन रहता है। मैं ही जानता हूँ स्कूल का समय मैं आपके बगैर कैसे गुजारता हूँ। आपको क्या पता आप मेरे लिए क्या है। मुझे लगा शायद वो मुझसे इसलिए इतनी मोहब्बत करने लगा था कि उसके हर गम में मैंने उसके आंसू पोंछे थे। 3 साल हो चुके थे उसे हमारे घर में रहते हुए। अब तो वो 10वीं क्लास में भी आ चुका था, इसलिए उसे शायद मेरी आदत सी लग गई थी। सच तो यह था मेरा भी दिल उसके बगैर नहीं लगता था, लेकिन मैं तो उसे अपने छोटे भाई की तरह ही समझती थी। लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा उस समय हुआ जब मेरी माँ की सहेली का बेटा हमारे घर कुछ दिन रुकने के लिए आया था। वह अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली शहर आया हुआ था और मेरी माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया था कि जब तक तुम्हें तुम्हारे मन का कमरा नहीं मिल जाता तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। मम्मी के सहेली के घर मेरा बचपन से ही आना जाना था और मम्मी की सहेली का बेटा अमित भी मेरे घर आता जाता था। बचपन से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी माँ ने और मेरी सहेली ने मिलकर हम दोनों के रिश्ते की बात भी बचपन में ही तय कर रखी थी और इस बात का पता मुझे और अमित को भी था, इसलिए एक दूसरे के लिए हम वैसे ही जज्बात रखते थे। उसकी नौकरी लगी तो बहुत खुश था। कहने लगा, आंटी जी मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिल गया है, अब मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। जिस दिन उसकी नौकरी लगी थी दूसरे शहर से उसकी माँ और उसकी बहन भी आई थी हमारे घर मिठाई के डिब्बे के साथ। वह सब लोग आए थे। मैं उन लोगों के स्वागत के लिए किचन में खड़ी चाय का इंतजाम कर रही थी। हार्दिक भी किचन में खड़ा मेरी मदद कर रहा था। मैं चाय बना रही थी और वो पकौड़े बनाने के लिए आलू काट रहा था। बाकी सब चीजें मैं तैयार कर चुकी थी। आज सब कुछ मैंने अमित की पसंद का बनाया था। मैं हार्दिक से ही बात कर रही थी कि जब अमित मिठाई लेकर किचन में ही आ गया। उसे देखकर मेरी नजरें खुद ब खुद शर्म से झुकने लगती थी। चेहरा गुलाबी होने लगता।
उसने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने किया, कहने लगा तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं डिब्बे में से मिठाई उठाने लगी तो अमित ने वो पीछे कर लिया। फिर उसमें से एक बर्फी उठाकर मेरे मुंह के करीब कर दी। कहने लगा मेरे हाथ से खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो वैसे भी मम्मी तुम्हारी माँ से बहुत ही खास बात करने आई है। अमित की बात पर मैं शर्माने पर मजबूर हुई थी। मैंने थोड़ी सी बर्फी उसके हाथ से लेकर खाई थी और फिर मैं कप में चाय डालने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हार्दिक को अमित की बातें और यह व्यवहार बुरा लग जाएगा। अमित मेरे पास ही शेल्फ से टेक लगाए खड़ा मुझे देख रहा था। कहने लगा कंचन, पूछोगी नहीं कि मम्मी किसी खास काम के लिए आई है? मैं जानती थी अमित को बस अपनी जॉब लगने का इंतजार था, यकीनन अब बात शादी की ही होगी। लेकिन मैं अनजान सी बन गई। अमित की नजरें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। मैंने पूछा किस खास काम के लिए आई है? अमित मुस्कुराने लगा, कहने लगा तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। पता है कंचन, मैंने नौकरी लगते ही माँ से कह दिया था कि आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लें। मेरी कंचन को मेरे घर लाने का इंतजाम करें। अमित की शोगियां अपने चरम पर थी जब हार्दिक के चिल्लाने की आवाज पर हम दोनों ही अपने होश की दुनिया में वापस आए थे। आलू काटते काटते हार्दिक ने अपनी उंगली काट ली थी और उससे अब खून बह रहा था। वह अपने हाथ को दबाए चिल्लाने लगा। मैं और अमित उसके पास गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कट बहुत गहरा था। उसके हाथ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अमित ने हार्दिक का हाथ मेरे हाथ से पकड़ लिया। उफ, इसका हाथ काफी कट गया है। तुम भी ना कंचन, क्या जरूरत थी बच्चे से यह काम करवाने की? जाओ जाकर बैंडेज लेकर आओ। अमित को भी हार्दिक के कटे हाथ को देखकर दुख हो रहा था। हार्दिक मुंह बंद किए बस अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। बस मैं तो उसका हाथ देखकर ही बौखला से गई थी, इसलिए तेजी से किचन से निकलकर मम्मी के कमरे में चली गई और बैंडेज उठा लाई। मेरी माँ और अमित की माँ दोनों ही हार्दिक के लिए परेशान होने लगे। वो रोए जा रहा था। मैंने कहा दर्द हो रहा है? उसे यो रोता देखकर मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मुझे यो परेशान देखकर बोला कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि सहा नहीं जा रहा। पता नहीं उसके शब्दों में क्या था कि कुछ पल के लिए मुझे खामोश कर गया था। सभी हार्दिक में लग गए थे। ना ठीक से किसी ने कुछ खाया था, ना ही मेरी होने वाली सास ने कोई बात की थी। अमित की माँ जाने से पहले कहने लगी कि मैं एक बहुत खास काम से आई थी, लेकिन हार्दिक की तकलीफ ने तो सारी सूझबूझ ही खत्म कर दी। लेकिन अगली बार सारी रस्मों के साथ कंचन को अमित के नाम की अंगूठी पहनाने आऊंगी। मुझे उस वक्त इस बात को लेकर जरा भी खुशी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हार्दिक के कटे हाथ की तरफ था। अमित की माँ चली गई थी। जब पापा घर आए तो हार्दिक को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए। रात का खाना हार्दिक ने मेरे हाथ से खाया था। न जाने क्यों उसकी नजरें लगातार मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। वो एकटक मुझे ही देख रहा था। पहली बार न जाने क्यों मुझे उसकी नजरों से उलझन हुई थी। पहली बार यह जी चाहा कि वह मुझसे अपनी नजरें हटा ले। मैं नहीं जानती थी कि उसकी नजरों में क्या था, लेकिन मैं एक उलझन का शिकार हो रही थी। और उसके बाद तो यह सिलसिला चालू सा होने लगा था। हार्दिक की बातें मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। मुझसे कहता कंचन जी दुआ करें मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम बड़े होकर क्या करोगे? कहने लगा अपने पापा का सारा काम संभाल लूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, अमित भाई से भी ज्यादा। और फिर ये कहकर वो चुप हो गया। मैंने कहा और फिर क्या बताऊंगा? कभी आपको पहले मुझे यह बताएं कि आपको अमित भाई और मुझ में कौन ज्यादा अच्छा लगता है। उसके सवाल ने मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मैं कैसे अपने मुंह से अमित का नाम ले सकती थी? मेरी और अमित की कोई लव मैरिज नहीं हो रही थी, बल्कि हमारी अरेंज मैरिज ही थी। और जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई थी, ऐसे ही मुंह उठाकर मैं अपने होने वाले पति का नाम नहीं ले सकती थी। मैंने कहा हार्दिक यह कैसा सवाल है? तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो और अमित मंगेतर है मेरा। लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा कि मुझे बताओ कि हम दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है। मैं उसके सामने अमित का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अमित से भी ज्यादा। यह बात मैंने ऐसे ही मजाक में कही थी, जैसे कोई बड़ी बहन छोटे भाई से कहती है, उसका मन बहलाने के लिए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगा मैं जानता था, जब मैं आपको इतना चाहता हूं तो कैसे मुमकिन है आपको मुझसे मोहब्बत ना हो। उसकी बात मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी नजरों की बेवाकी ने मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने हमेशा उसे छोटा बच्चा ही समझा था, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हार्दिक ने 10वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। अमित की माँ इस बार मेरे लिए मंगनी का सारा सामान लेकर आई थी।
हमारे घर में ही एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन न जाने क्यों हार्दिक चुप चुप सा था। मंगनी की रस्म घर पर ही की गई थी। मैं तैयार होकर अमित के बराबर में बैठी तो हार्दिक कुछ देर तो मुझे टकटकी बांधे देखता रहा। मेरी नजर भी बार बार उस पर उठ रही थी। उसकी आंखें न जाने क्यों लाल सी होने लगी थी, और जब अमित ने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा, तो हार्दिक तेजी से वहां से चला गया। मैं जानती थी उसे मेरे जाने का दुख है। मंगनी हो रही थी और 1 साल बाद शादी भी थी, इसलिए हार्दिक उदास हो रहा था। लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, शादी तो मेरी एक न एक दिन होनी ही थी। अमित आज बेहद खुश था। मेरे कान के करीब होकर सरगोशी करने लगा कि जितनी तुम आज खूबसूरत लग रही हो, क्या ख्याल है मंगनी के बजाय सीधा शादी कर लेते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं। कसम से कंचन, आज तो नींद आना मुश्किल है। उसके खुमार भरे शब्दों को सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हुए थे। मेरा चेहरा खुद ब खुद शर्म से झुक गया था। मुझे अमित अच्छा तो लगता था, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत ने मेरे अंदर हलचल सी मचानी शुरू कर दी थी। सब मेहमान जा चुके थे। जब अमित की फैमिली जाने लगी तो अमित की बहन ने मुझे अलग से गिफ्ट पैक दिया। कहने लगी, अमित भाई तो आपका दीवाना हो गया है, उसका तो बस नहीं चलता क्या कुछ आपके लिए ना खरीद ले। ये भी उसने ही दिया है। आपके लिए गोल्ड की चेन है, जिस पर अमित लिखा है। कहा है मुझे कि कंचन से कहना हर वक्त इसे पहन कर रखे। मैंने शर्माते हुए अपनी नंद से वो पैकेट लेकर अपने कमरे में आ गई। वह लोग जा चुके थे। मैं बहुत खुश थी। वह चैन भी अपने गले में पहन ली। एक लड़की के लिए शायद बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि उसका पति उसे इस कदर चाहता हो। अभी मैं वह चैन अपने गले में देख रही थी जब अमित की कॉल आने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसका फोन उठाया था। अब तो अमित की बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। वह अपनी बेकरारियों का जिक्र मुझसे करने लगा था। उसकी बातों का जादू था कि मैं हार्दिक को नजरअंदाज कर गई थी। हालांकि मैं जानती थी वह अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे अमित की बातों में दिलचस्पी थी। अमित कहने लगा, मुझसे ये सब्र का इम्तिहान नहीं दिया जाता। मैं तो माँ से कहने लगा हूँ कि कुछ महीने बाद ही शादी की तारीख रख लेते हैं, वरना मैं कंचन को कहीं भगा ले जाऊंगा। अभी मैं अमित से बात कर ही रही थी कि मुझे शोर की आवाज सुनाई दी थी। कांच के टूटने की आवाजें आने लगी। मैंने फौरन से फोन बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। शोर हार्दिक के कमरे से आ रहा था। मम्मी पापा भी मंगनी के फंक्शन से थके हुए थे और अपने कमरे में सो चुके थे। अब हार्दिक के कमरे का शोर सुनकर वह भी लॉन्ज में आ गए थे। मेरे पापा ने हार्दिक का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि चीख चीख कर रो रहा था। अपने कमरे में मौजूद कांच की चीजों को पटक पटक कर तोड़ रहा था। कह रहा था, मैं आज खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोग मेरी कंचन जी को मुझसे जुदा कर दोगे। यह सुनकर तो मेरी रंगत ही उड़ गई थी कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे। मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे अपनी कसम देकर कहा कि दरवाजा खोलो। कहने लगा, नहीं खोलूंगा। आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, तभी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। जब मैं मर जाऊंगा तो शौक से शादी कर लीजिएगा। उसकी बातें और जुनून देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मम्मी पापा भी हैरानों परेशान खड़े थे। मैं अभी भी यही समझ रही थी कि उसे मेरे दूर जाने का दुख है, कि मेरे बाद वह अकेला हो जाएगा। उसे एक दोस्त एक बहन की जरूरत थी, लेकिन मैं गलत थी। यह जुनून, यह मोहब्बत भाई बहन या दोस्त वाली नहीं थी, बल्कि यह जुनून कुछ और ही था। वह अंदर से चिल्लाकर बोला था, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, खुद को खत्म कर लूंगा, नहीं जीना मुझे अपने कंचन जी के बगैर। उसकी बातें सुनकर मेरी माँ भी रोने लगी थी। उसके जुनून का यह रंग हमने आज पहली बार देखा था। सबकी जान पर बन गई थी कि कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। दरवाजा खोलो हार्दिक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का कोई कदम भी उठा सकता है। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उसकी विनती की थी, तब जाकर उसने दरवाजा खोला था। वो बुरी तरह से रो रहा था, आंखें लाल हो रही थी। अचानक ही वह मेरे गले लग गया। मुझे अपने साथ यूं भींच लिया कि अगर वह मुझे छोड़ देगा तो कहीं मैं भाग जाऊंगी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। कहने लगा, उतार कर फेंक दे या अंगूठी। वो आदमी होता कौन है आपसे शादी करने वाला। किसी छोटे बच्चों की तरह वह फूट फूट कर मेरे साथ लगा रो रहा था। मेरी माँ आगे बढ़ी और हार्दिक को मुझसे दूर किया और अपने साथ लगा लिया। वो माँ के साथ मिलकर रो रहा था। कहने लगा, भगवान के लिए आंटी जी, मुझे इतना बड़ा दर्द मत दे। मेरे माँ बाप को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया है, मेरी कंचन को मुझे मत छीने। मेरी माँ उसे सहलाने लगी और मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा कर दिया।
मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मैं तो इस कदर परेशान थी कि बता नहीं सकती। हो क्या गया था हार्दिक को? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था? अभी मैं इसी उलझन में थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन देखा तो अमित की कॉल थी। मैं इस वक्त इतनी दिमागी उलझन का शिकार थी कि अमित से कोई रोमांटिक बात नहीं कर सकती थी। मैंने यही सोचा कि उससे कह दूं कि मुझे नींद आ रही है, किसी और दिन बात करूंगी। लेकिन मेरे फोन उठाते ही वह भड़क उठा। कहने लगा, कब से तुम्हें लगातार फोन कर रहा हूँ, अचानक से फोन बंद करके कहाँ चली गई थी? पहली बार उसके कहने का अंदाज इतना सख्त था। मैं उसे क्या बताती कि मैं किस उलझन में फंसी हुई थी। मैंने कहा, मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। यही बहाना मुझे इस वक्त सही लगा था। ये सुनकर अमित चुप हो गया। फिर अपने रवैये पर माफी भी मांगने लगा और माँ की खैरियत भी पूछने लगा। मुझे फिर से प्यार भरी बातें करने लगा। लेकिन मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। एक तरफ अमित जल्द शादी पर अड़ा हुआ था, दूसरी तरफ हार्दिक इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। मैं हमेशा उसके पास नहीं रह सकती थी। आखिर मुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही थी। सच तो यह था कि मैं भी अमित से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। बंधन ही कुछ ऐसा था। वो मेरा मंगेतर था, फिर मुझे चाहता भी बहुत था। कैसे मुमकिन था मेरे दिल में उसके लिए जज्बात न बदलते? रात को अब कई कई घंटे हार्दिक मुझे अपने पास बिठा कर रखता, बेफिजूल से इधर उधर के किस्से सुनाता रहता कि कहीं मैं कमरे में उठकर जल्दी ना चली जाऊं। शायद वह जानता था कि अमित रात को मुझसे बात करता है। मैं बार बार घड़ी देखती रहती और उसे सोने का कहती रहती। और जब हार्दिक से जान छुड़ाकर जैसे तैसे कमरे में आती तो अमित की कई मिस कॉल से देखकर परेशान हो जाती। रोज रोज मैं अमित को क्या बहाने बना सकती थी? एक बार अमित कहने लगा, तुम मुझे नखरे दिखाने लगी हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं पूरा दिन ऑफिस थका हारा आता हूँ, रात को कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम रात के 1-1 बजे तक मेरा फोन नहीं उठाती हो। चाहती क्या हो तुम? अमित मुझसे अब बदगुमान सा होने लगा था। मैंने डरते हुए उसे बता दिया कि मैं हार्दिक के पास होती हूँ। जब से उसके मम्मी पापा की मौत हुई है वह मुझे कुछ ज्यादा ही अटैच है। जब तक मुझसे बात ना कर ले सोता नहीं है। मुझे लगा अमित मेरी बात को समझेगा, लेकिन वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। कहने लगा, तुम्हारा रात के समय हार्दिक के कमरे में क्या काम है? मैंने कहा, क्या हो गया है आपको अमित? छोटा बच्चा है, वो मुझे बड़ी बहन समझता है। वो कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं है, 2 महीने के बाद 17 साल का हो जाएगा। बस आज के बाद तुम उसके कमरे में नहीं जाओगी। मैंने जैसे तैसे करके अमित का मूड ठीक किया था। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा हादसा हमारे साथ पेश आया कि मेरी जिंदगी ही बदल कर रह गई। मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी और 15 दिन बाद ही मेरी शादी थी कि अमित का एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी और उस पर प्लास्टर चढ़ चुका था। टांग की हड्डी टूट चुकी थी और मेरा रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त हार्दिक ही था जो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मेरी शादी भी धरी की धरी रह गई थी। यहाँ तक कि अमित की नौकरी भी छूट गई थी। पापा के काम का सिलसिला भी खत्म हो गया था। जब से हार्दिक के पापा की जमीनों के पैसे आने लगे थे, पापा ने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अमित की टांग का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन अमित के हालात ऐसे ना थे। फिर पापा ने सोचा कि अगर हार्दिक अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेच दे तो उससे अमित का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी शादी भी। लेकिन मसला यह था कि वह 18 साल का नहीं था। लेकिन अगर उसकी शादी किसी वालिद 18 साल की लड़की से हो जाती तो वसीयत के मुताबिक वह लड़की हार्दिक की जायदाद की मालिक बन जाती और हार्दिक की इजाजत से प्रॉपर्टी बेच सकती थी। इसलिए जब ये बात मुझसे मेरी माँ ने कही तो मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। मैंने कहा, माँ आप यह क्या कह रही है? मैं उसे भाई समझती हूँ, ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मम्मी ने कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अमित का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जिस पर लाखों रुपए चाहिए। अगर समय से अमित का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी टांग खराब हो सकती है और डॉक्टर को टांग काटनी भी पड़ सकती है। मैंने कहा, हार्दिक भी मुझे अपनी बहन समझता है, वह कभी भी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। आप क्यों हमारा इम्तिहान ले रही हैं? और फिर मैं हार्दिक से पूरे 5 साल बड़ी हूँ। मम्मी कहने लगी, बस कागजी शादी ही करनी है, उसके बाद तुम्हारी विदाई करके तुम्हें दूर नहीं भेजना, सिर्फ शादी के पेपर पर साइन करने हैं, जिससे कि वकील को दिखा सके कि तुम और हार्दिक पति पत्नी हो। उसके बाद तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। मैंने कहा, अमित कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। मम्मी कहने लगी, वह खुद बहुत मजबूर है, उसे सब बता दिया है और उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं है।
मैं हैरान थी कि वह तो मुझे हार्दिक के करीब नहीं होने देता था, अब कैसे उसने हार्दिक से शादी के लिए मान लिया था। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हालात की नजाकत को देखते हुए खामोश हो गई। से हार्दिक भी मुझे मजबूरी में ही शादी कर रहा होगा। इस वक्त वह 17 साल का था और मैं 22 साल की। हार्दिक के साथ शादी मैंने बहुत ही सादगी से की थी, क्योंकि ये सिर्फ कागजी शादी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही हार्दिक मुझसे कहने लगा, कंचन जी तैयारी कर लो, हम गांव जा रहे हैं। मैंने कहा, गांव क्यों? कहने लगा, जमीनों का काम तो वही जाकर होगा ना। मेरे पापा भी गांव जाने को तैयार थे ताकि हार्दिक का सब कुछ मेरे नाम लग जाए और जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर अमित का ऑपरेशन करा सके। लेकिन हार्दिक ने मना कर दिया। कहने लगा, अंकल जी बस कुछ दिन की बात है, वकील से पेपर तैयार कराने पड़ेंगे तो हम साइन कर देंगे। आप वहां जाकर क्या करेंगे? यहाँ शहर के मुकाबले गांव में बहुत सर्दी है और आप तो वैसे भी मौसम की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। यह बात सच भी थी, इसलिए मैंने भी अपने माँ बाप को मना कर दिया। वह मुझे अपने साथ लेकर गांव अकेले ही आ गया था। 15 घंटे का थका देने वाला सफर करके मैं गांव पहुंची थी। हार्दिक की हवेली बहुत बड़ी थी, जिसे उसने अपने माली से कहकर खुलवा दिया था और उसकी साफ सफाई भी करवा दी थी। मेरा थकान से बुरा हाल था, मैं सोना चाहती थी, लेकिन हार्दिक ने मुझे एक फैंसी सी साड़ी निकाल कर दी। कहने लगा, इसे पहन लो, मेरे गांव के कुछ जान पहचान वाले तुमसे मिलने आने वाले हैं, वह मेरी दुल्हन को देखना चाहते हैं। उसके कहने पर मैंने वह साड़ी पहन ली। उसके बहुत से गांव वाले मिलने आए थे। रात तक मैं थकान और नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई। मेरा इरादा आराम करने का था, इसलिए जैसे ही मैंने अलमारी से अपना सादा सा सूट निकाला, मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। हार्दिक मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी जब वह मेरे बिल्कुल पास पहुंच गया। मेरे हाथ से वह सादा सा नाइट सूट पकड़ वापस अलमारी में रख दिया। कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है कंचन? पहली बार उसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारा था। मैंने कहा, हार्दिक मैं थक चुकी हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ऐसे कैसे सो सकती हो तुम? मुझे तुमसे आज बहुत सारी बातें करनी है। यह बताना है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़े वो कह रहा था और फिर मुझे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। उसके बदले तेवर देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से हार्दिक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उस पर तो जैसे मेरी किसी बात भी असर न हुआ। कहने लगा, इस रात का मैंने बड़ी बेचैनी से इंतजार किया है। कैसे मुमकिन है मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? शादी की है, मैंने आपसे 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, मुझे मेरा हक चाहिए। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी थी। मुझे अपना आप जलता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे मजबूती से पकड़े हुए था। मैंने कहा, तुम जानते हो यह शादी मेरी मजबूरी थी। मैं अमित से मेरी बाकी की बात उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर पूरी होने से पहले रोक दी थी। कहने लगा, मेरी पत्नी हो तुम, तुम्हारे मुंह से अब मैं किसी गैर मर्द का नाम ना सुनूं। ये कहकर वह मुझे बेड पर धक्का देकर लिटा चुका था और मेरे ऊपर से साड़ी का पल्लू भी हटा चुका था। कहने लगा, कंचन मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। भूल जाओ, अमित को इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। जब पहली बार तुम्हारे घर गया था और तुमने मुझे तसल्ली दी थी, मुझे गले लगाया था, तभी से तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसकी मजबूत बाहों ने मुझे कहीं निकलने नहीं दिया था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू टपक पड़े थे। सुबह मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, जिसे आज तक मैं बच्चा समझकर प्यार करती रही, उसकी बेवकूफियों को बच्चा समझकर नजरअंदाज करती रही। वह मुझे बहन समझता ही नहीं था। वह जब से हमारे घर आया था मेरी मोहब्बत को गलत अंदाज से ले रहा था। उसकी मोहब्बत मेरे लिए वह जज्बात रखती जो एक आम मर्द किसी औरत के लिए रखता है। रात भर में उसने मुझे ये अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मेरा क्या लगता है। उसने अपना हाथ जान बूझ कर काटा था ताकि अमित मुझसे दूर रहे। मेरी मंगनी पर हंगामा भी उसने किया था। मुझे अमित से दूर रखने के लिए वह मुझे अपने पास बहाने से बिठाए रखता, यहाँ तक कि अमित से बात ना कर सकूं। अमित का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था। वह जानता था मेरे पापा के पास कुछ नहीं है और अमित भी नौकरी के बगैर खाली हाथ है, इसलिए मेरे माँ बाप उसी से जायदाद आपके लालच में मेरी शादी कर देंगे। वो मुझसे कह चुका था अब वह वापस शहर नहीं जाएगा, ना ही अपना कुछ भी मेरे नाम करेगा। मैं उसकी पत्नी हूँ, वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे उसके साथ ही रहना है। जो रिश्ता वह मेरे साथ बना चुका था अमित तो मुझे अब कभी भी स्वीकार नहीं करता।
हार्दिक कहने लगा, कसूर तुम्हारा भी है कंचन। क्यों तुमने मुझे कभी भी अपने करीब आने से मना नहीं किया, मुझ पर कभी कोई हद नहीं लगाई, इसलिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं आपको किसी और का होने देता। मैं रो रही थी इसलिए कि मैंने मोहब्बत सिर्फ अमित से की थी, लेकिन रिश्ता मुझे हार्दिक से निभाना था। अब यह सोच रही थी कि मैंने सिर्फ उससे हमदर्दी की थी जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी, या शायद उसकी बात ठीक थी, वह इतना बच्चा भी नहीं था कि मैं उसे अपने इतने करीब आने दिया था। मैंने जब फोन पर अपने पापा को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्होंने हार्दिक से बात की और उसे बहुत बुरा भला कहा। कहने लगे, तुम हमारे एहसानों को भूल गए। जब तुम्हारा कोई नहीं था तो हमने तुम्हें सहारा दिया था। पापा तो मुझसे कहने लगे कि अभी की अभी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और कोर्ट के जरिए मैं तुम्हें हार्दिक से तलाक दिलवाऊंगा। लेकिन जब मेरी माँ को सब बात का पता चला तो उन्होंने मुझे फोन पर समझाया कि कंचन, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा पति हार्दिक ही है और उसी को स्वीकार करो। जो रिश्ता तुम दोनों के बीच में बन चुका है उसके बाद अमित भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर हार्दिक तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने यह सब कुछ किया है। अपने दिल से अमित को निकाल दो और हार्दिक को दिल से स्वीकार कर लो। मैंने फोन काट दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और अब मैं बैठी सोच रही थी कि मुझे आगे क्या फैसला करना चाहिए। क्या हार्दिक को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपने पापा के साथ चली जाऊं और कोर्ट से हार्दिक से तलाक ले लूं। आप लोग ही मेरी मुश्किल को आसान करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।